उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जब से जम्मू कश्मीर में आए हैं उसके बाद क्या क्या बदलाव हुआ वो हम बताने जा रहे हैं। अनेक षड्यंत्र रचे गए थे। पहले तो षड्यंत्रकारी जो उपराज्यपाल यहाँ पर आए उनको अपनी उंगलियों पर नचा रहे थे, कभी भी किसी को भी कहीं भी घुमा सकते थे। लेकिन अब जबकि ये मनोज सिन्हा साहब इनकी चालबाजी में नहीं फंसे तो फिर यहाँ पर उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए, विरोध शुरू हो गया। यहाँ तक कहलवाया जाने लगा कि ये राज्यपाल साहब जो हैं वो विकास पुरुष नहीं है, बल्कि ये तो कुछ और ही यहाँ पर जम्मू कश्मीर को यूपी बना रहे हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जब से जम्मू कश्मीर में आए हैं उसके बाद क्या क्या बदलाव हुआ वो हम बताने जा रहे हैं। धारा 370 हटने से पहले यहाँ पर किस तरह की स्थितियां थी वो तो हमें लगता है कि जग जाहिर है। यहाँ के लोगों ने, खासकर जम्मू के लोगों ने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि उनकी भी कोई सुनवाई होगी, उनको भी कोई पूछने वाला आएगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद उनको भी जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से घाटी से निकाला गया, हो सकता है जम्मू वालों को भी यहाँ से निकाल दिया जाए, क्योंकि इस तरह के यहाँ पर षड्यंत्र रचे जा रहे थे। लेकिन धारा 370 प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हटा दी गई और उसके बाद जब से उपराज्यपाल साहब आए हैं तब से क्या क्या बदला है ये बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जो षड्यंत्रकारी हैं वो इतने तेज हैं कि जो साथ चल रहा है वो भी चाल चल रहा है। तो यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर की स्थितियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था और ये सब किया, इनको कंट्रोल किया उपराज्यपाल साहब ने। जो पहले यहाँ पर राज्यपाल आए, उपराज्यपाल, कईयों को तो ये खेल खिलाते रहे यहाँ पर लोग। इनके एडवाइजर भी ना जाने कौन कौन सी राय दे रहे थे और किस तरह के, ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ पर जो राज्यपाल आ रहे हैं, जब बाहर से कोई भी नेता आ रहा है उनको यहाँ पर लोग अपनी उंगलियों के ऊपर नचा रहे हैं। ऐसे में कोई सीधा व्यक्ति जो है वो तो यहाँ पर नेतृत्व कर नहीं सकता। सीधा सीधा उसको बताएंगे साहब ये है तो ये, वो बहुत मुश्किल था यहाँ की स्थितियों को कंट्रोल करना। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं और ये स्थितियां बदली किसकी वजह से हैं? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब की वजह से। क्या क्या बदला है, क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या उन्होंने अहम फैसले लिए हैं वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। मनोज सिन्हा का जन्म 1 जुलाई सन 1959 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के मोहनपुरा नामक स्थान पर हुआ। बचपन खेत खलियान के बीच में गुजरने की वजह से ये अपने हृदय से एक किसान है। इस वजह से सिन्हा का झुकाव सदा पिछड़े गांवों की तरफ रहा। ये सदा ऐसी जगहों पर जाते और वहां के लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश करते। ये हृदय से एक पर्यटक भी हैं। भ्रमण की रुचि होने की वजह से अक्सर ये अलग अलग जगहों पर जाया करते हैं। सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि उन जगहों पर जाकर उन जगहों की परेशानियां और राजनीतिक गतिविधियों को समझने की कोशिश करने के लिए। किसी नेता के लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है ईमानदार कहलाना। तत्कालीन समय में भारत की एक लीडिंग मैगजीन की तरफ से मनोज सिन्हा को लोकसभा के सबसे अधिक ईमानदार सदस्यों में सम्मिलित किया। इस मैगजीन के अनुसार मनोज सिन्हा जैसे कुछ ही नेता हैं जिन्होंने एमपी के फंड में आने वाले पैसों का अधिक से अधिक इस्तेमाल आम लोगों के लिए किया है। मनोज सिन्हा ने जब जम्मू कश्मीर के तत्कालीन उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफा देने के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल के रूप में 7 अगस्त 2020 को कार्यभार संभाला, तब उनके सामने कई चुनौतियां थी, जिनमें आतंकवाद और अलगाववाद तो था ही, साथ में
आतंकियों को स्थानीय स्तर पर मदद उपलब्ध कराने वाले भी बड़ा सरदर्द बने हुए थे। कश्मीर में पत्थरबाजी भी होती थी, युवाओं में बेरोजगारी को लेकर आक्रोश था, सरकारी कर्मियों में भी विभिन्न मांगों को लेकर रोष था। देश के अन्य राज्यों में जम्मू कश्मीर के लोगों को हे दृष्टि से देखा जाता था। इन सब कारणों से यहाँ का पर्यटन ठप था। लोगों की पहुंच अधिकारियों तक ना हो पाने के कारण अपने कामों को लेकर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाने पड़ते थे। प्रदेश में चारों ओर भ्रष्टाचार का राज था। जम्मू कश्मीर के स्थानीय राजनीतिक दलों के नेता भड़काऊ बयानबाजी कर लोगों को बरगलाया करते थे। जब से मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद का कार्यभार संभाला, तब से केंद्र शासित प्रदेश में स्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी हैं। उन्होंने युवाओं को विश्वास में लिया, उनके लिए रोजगार की दिशा में कई पहल की, जिसमें स्टार्टअप मुख्य रहा, जिसके फलस्वरूप जम्मू कश्मीर के युवा अब बजाय नौकरी करने के नौकरी देने वाले बनने लगे हैं और वो एलजी प्रशासन की मदद से अपने खुद के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में लगे हैं और जम्मू कश्मीर से बाहर भारत के अन्य प्रदेश तक अपने व्यवसाय का विस्तार कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि उन्होंने ये हासिल की कि जो बच्चे किन्हीं कारणोंवश बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके थे, उन्हें वापस स्कूल की राह पर लगाया गया और ये क्रम अभी भी जारी है। आईटी सेक्टर में युवाओं को प्रोत्साहित किया गया, जिस कारण वो अब बाहरी राज्यों में अच्छे पैकेज पर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। उनका मानना है कि मानव संसाधन की क्षमता को बढ़ाने और प्रगतिशील तरीके से जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालयों को आर्थिक विकास का केंद्र बनाने के लिए रोड मैप विकसित किए जाने की ज़रूरत है और वो इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। जवाबदेही, रिसर्च को बढ़ावा देना, नवीनकरण, कौशल्य विकास, कार्य क्षमता, प्रतिस्पर्धा, रोजगार के अवसर बढ़ाना, शिक्षा के साथ तकनीक को जोड़ने संबंधी व डिजिटल लर्निंग पर भी एलजी साहब का ज़्यादा जोर है। सरकारी कर्मचारियों में रोष को देखते हुए उनकी कई मांगों पर एलजी साहब ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कई जायज़ मांगों को पूरा किया, लेकिन साथ ही अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहने की कड़ी हिदायतें भी दी, जिससे सरकारी कामकाज की दशा भी सुधरी और लोगों का विश्वास भी एलजी साहब की कार्य प्रणाली पर बढ़ा। अब अधिकांश सरकारी कार्य लोग घर बैठे कंप्यूटर और मोबाइल के जरिए कर लेते हैं, क्योंकि एलजी साहब ने अधिकांश सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए अथक प्रयास किए, जिससे परिणाम ये हुआ कि सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता आई और भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। जम्मू कश्मीर में पर्यटन बढ़ाने के लिए भी जी तोड़ मेहनत की गई। कश्मीर का माहौल ऐसा बनाया गया कि लोगों के दिलों से दहशत निकल जाए। आतंकियों पर नकेल कसी गई। बाहरी प्रदेशों के लोगों को जम्मू कश्मीर में उद्योग शुरू करने के लिए कई रियायतें दी गई, जिसका कारण यहाँ उद्योग लगने लगे हैं और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। एलजी साहब की नीतियों का ही परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर में पर्यटकों का तांता लगा हुआ है और लोग बेखौफ कश्मीर जैसी जगह घूम रहे हैं। अब तो यहाँ फिल्मी सितारों का भी जमघट लगने लगा है। एलजी साहब की योजना जम्मू कश्मीर में फिल्म इंडस्ट्री विकसित करने की भी है। जम्मू कश्मीर में नशा माफिया के खिलाफ जागरूकता फैलाने में एलजी साहब का बड़ा हाथ है। आतंकी स्थानीय युवाओं को नशे की लत लगाकर उन्हें अपने साथ जोड़ लेते थे, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाता था। एलजी साहब ने खुद पहल करते हुए नशा मुक्ति अभियान का आगाज किया और स्थानीय लोगों को नशे के खिलाफ सामूहिक लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को भी प्रशासन के साथ मिलकर काम करना होगा और सुनिश्चित करें कि गांव और वार्डों को निर्धारित प्रयास और सक्रिय
दृष्टिकोण के साथ नशा मुक्त अभियान चलाएं। उन्होंने सरपंचों से कहा कि वो अपने अपने गांव में नशा मुक्ति अभियान चलाएं। प्रशासन ने नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है, जिसका परिणाम भी सामने आने लगा है। एलजी साहब की प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि पुलवामा, शोपियां, जो कभी आतंकवादियों का गढ़ हुआ करता था, वहां आज लोग इतने निर्भय हो गए हैं कि वहां सिनेमा हॉल तक खुल गए हैं। टारगेट किलिंग को लेकर भी एलजी प्रशासन का कड़ा रुख है। एलजी साहब कर्तव्यों के साथ साथ धर्म के मामले में भी एक बेहतर इंसान है। चाहे अमरनाथ यात्रा हो या बाबा जीतो का मंदिर, वो हर जगह जाकर आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की खुशहाली की कामना करते हैं। कृषि क्षेत्र में भी उन्होंने उन्नत तकनीक के लिए कई पहल की। एलजी साहब की पहल का ही नतीजा है कि पश्मीना और कश्मीरी दस्तकारी आज देश के अन्य राज्यों तक पहुंच रही है। कश्मीरी केसर भी आज देश भर में अपनी खुशबू बिखेर रही है। समाज व स्थानीय लोगों से मिलजुल कर चलने की एलजी साहब की आदत ने उन्हें जम्मू कश्मीर के प्रिय उपराज्यपाल के रूप में स्थापित किया है। इसकी मिसाल करीब 3 महीने पहले भी देखी गई, जब पहलगाम में मारे गए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जवान को श्रीनगर श्रद्धांजलि के दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने जवानों के शवों को कंधा दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार की जड़ व विकास में बड़ा रोड़ा मानते थे। 370 हटने के बाद अब यहां सब ठीक है। प्रशासन ने फैसला किया है कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में हर साल भ्रष्टाचार से मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाएगा और पूरे साल भ्रष्टाचारी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस दौर में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। विभिन्न चुनौतियों के बावजूद 5 गुना अधिक गति से काम किया और इसी का नतीजा है कि पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 50,726 परियोजनाओं को पूरा किया। इन सब कार्यों के बीच में जब मनोज सिन्हा साहब ने भ्रष्टाचारियों पर कड़ा प्रहार किया तो उनका विरोध भी जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला। अनेक षड्यंत्र रचे गए थे। पहले तो षड्यंत्रकारी जो उपराज्यपाल यहाँ पर आए उनको अपनी उंगलियों पर नचा रहे थे, कभी भी किसी को भी कहीं भी घुमा सकते थे। लेकिन अब जबकि ये मनोज सिन्हा साहब इनकी चालबाजी में नहीं फंसे तो फिर यहाँ पर उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए, विरोध शुरू हो गया। यहाँ तक कहलवाया जाने लगा कि ये राज्यपाल साहब जो हैं वो विकास पुरुष नहीं है, बल्कि ये तो कुछ और ही यहाँ पर जम्मू कश्मीर को यूपी बना रहे हैं। इस तरह की बातें जो थी वो कुछ षड्यंत्रकारी, क्योंकि लोग तो सब जानते हैं और लोगों ने तो उपराज्यपाल साहब का विरोध नहीं किया, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने जो शायद यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे थे, करप्शन कर रहे थे, अपने अपने टेंडर यहाँ पर ले रहे थे और ना जाने किस तरह की चीज़ें जो थे वो यहाँ पर कर रहे थे। उनकी दादागिरी जब समाप्त होगी तो फिर वो क्रोध में गुस्से से भर गए और उसके बाद उन्होंने इस तरह के प्रपंच रचना शुरू किए कि राज्यपाल साहब को हटाया जाए। यहाँ तक भी सुनने में आया कि कुछ लीडर तो दिल्ली पहुंच गए थे, वहां जाके बता रहे थे कि ये राज्यपाल साहब ठीक नहीं है, इनको हटाओ। लेकिन वहां पर भी ये लोग विफल हुए, फिर प्रदर्शन किए और पूरी तरह से विफल हो गए। मनोज सिन्हा साहब झुके नहीं, डरे नहीं, उन्होंने निडरता से अपने फैसले लिए। लेकिन कुछ बीच में इस तरह के फैसले हमें देखने को मिले। यहाँ पर थोड़ा सा हमें भी निराशा हुई, जैसे वंशु बनगोत्रा का जो हत्या वाला मामला था, वहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पर मर्डर हुआ है, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन का कोई पता नहीं चला। कई बार ऐसा भी दिखा कि किसी बीजेपी के लीडर को बचाने का यहाँ पर प्रयास चल रहा है। और कुछ और जैसे सीबीआई जांच कर रही थी जेके पीएसआई के मामले में, तो वहाँ पर भी ऐसा लगा कि कुछ यहाँ पर लूप होल है। हमें लगता है कि उपराज्यपाल साहब के संज्ञान में ये चीज़ें होती
तो शायद ये भी बदल जाती। लेकिन वो दादागिरी ब्यूरोक्रेट्स की कुछ हद तक उस पर भी लगाम लगी है, करप्शन पर कुछ हद तक लगाम लगी है, लेकिन जो लोग षड्यंत्रकारी हैं, जब तक वो जीवित रहेंगे वो तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि उन्होंने कई मार्ग, कई रास्ते बनाए हुए हैं। तो अब भी करप्शन हो रही है, लेकिन कुछ हद तक लगाम लग गई है, रुक गई है और लोगों की सुनवाई भी होने लगी है। और जो ब्यूरोक्रेसी की दादागिरी थी वो समाप्त हो गई और यहाँ पर जो षड्यंत्रकारी थे उनकी षड्यंत्र चल रहे थे। कुछ लोगों के लिए ये हम ज़रूर कहना चाहेंगे, लोग आज जो लोग उपराज्यपाल साहब का विरोध करते हैं या प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते हैं, उन लोगों के लिए ये बात ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि आप स्वयं ये सोच कर देखें कि जिस गद्दी पर आप बैठे, आप उस गद्दी को छोड़ना क्यों नहीं चाहते थे? आपने योग्य लोगों को पैदा क्यों नहीं किया? क्यों वहां पर किसी दूसरे को नहीं आने दिया? यही गलती है और इसका परिणाम तो हमें लगता है कि भुगतना ही पड़ता है और वो लोग भुगत भी रहे हैं। लेकिन इस पूरी ये जो हमने आपको जानकारियां आज उपराज्यपाल साहब के बारे में दी हैं, इसके ऊपर आप भी राय रखें कि आपको क्या लगता है कि उपराज्यपाल साहब का कार्य आपको कैसा लगा। और अगर उपराज्यपाल साहब नहीं होते, मनोज सिन्हा साहब यहाँ पर नहीं होते, तो क्या जम्मू कश्मीर की स्थितियां बदलती? जरूर राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत।